हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर सेकंड है हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो वन और वन्यजीव संसाधन के रूप में देखते हैं दोस्तों कैसे हमारे काम आते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। तो मतलब 10% जो वनस्पति है वो खत्म होने वाली है, खतरे पे है, और जो स्तनधारी जीव जंतु हैं जंगल के अंदर वो 20% खतरे के निशान पे है। जैसे देखेंगे यहाँ पे चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस, जिसको महुआ की जंगली किस्म बोलते हैं, और हुबरडिया, हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति हैं ये, ठीक है ना, जैसे पौधे शामिल हैं। तो आपने देखा यहाँ जीव जंतु भी और पौधे भी विनाश के कगार पे हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने को ही केंद्रित करता है। भाई आपने देखा होगा जो ज्यादा मात्रा में नजर, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे थे जो आपके आसपास भी होते थे, ठीक है ना, आज वो लुप्त ही हो गए हैं। जैसे एक चिड़िया थी, है ना, स्पैरो, अब वो क्या हो गई, लुप्त हो गई है। कारण क्या है, वो तब नजर आया जब बिल्कुल लुप्त हो गया, ठीक है ना। अभी बहुत सारी जनजातियां ऐसी जो जंगलों में है जिनको आप जानते ही नहीं, लेकिन वो क्या है, लुप्त हैं, तो उसको कैसे जान पाओगे फिर, ठीक है ना। परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। अब बात करते हैं जैसे वन। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जो पर कैपिटा डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड्स, जो लकड़ी के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधारित हैं वनों पर। तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आधारित है, वो है नागालैंड। तो आज नागालैंड के लोग सबसे ज्यादा वनों पर आधारित हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जो आज भी लकड़ी पर आधारित है। आप सोचते हैं सिलेंडर आ गया, गैस आ गई है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी क्या है, लकड़ियों पर आधारित, ईंधन के रूप में आधारित हैं, वो देख सकते हैं आप ये। फिर बात करते हैं भारत में जो सर्वे होता है, वनों का जो सर्वे होता है वो हर 2 साल में होता है भाई। 2017 में, और अभी रिपोर्ट आई थी 2019 में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ISFR 2019 के तहत क्या होता है, ये बाइनियल पब्लिकेशन होता है, हर 2 साल में प्रकाशित होती है, ठीक है। और इसके अनुसार भारत में 21.67% क्षेत्रफल पर क्या है, वन है, जो 2017 के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और वो बढ़ोतरी कितना हुआ है, 0.13% बढ़ोतरी हुआ है। इसका मतलब 0.13 2017 से 19 तक आते आते 2 साल में वनों की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं भाई भारत देश के राज्य में, वैसे देखा जाए दोस्तों वन 33% से भूभाग पे होना कंपलसरी है। अब ये भारत देश के अंदर वन कम है, ठीक है ना। अब राज्य की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश के अंदर है भाई, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अब कम की बात आती है तो सबसे कम वन पंजाब के अंदर है, फिर उससे हरियाणा और फिर राजस्थान, ठीक है ना। अब बात आती है एरिया के हिसाब से परसेंटेज में कितना है। मान लो उसके पास 100 एकड़ जमीन है तो उसमें से कितने एकड़ में वन पाए जाते हैं। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से, पंजाब में सबसे कम पाए जाते हैं जो 3.52% है, ठीक है ना। तो ऐसे ये राज्य देख सकते हैं आप, ये प्रतिशत के हिसाब से हैं और ये एरिया के हिसाब से हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, IUCN क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने का सर्वोच्च संगठन है। संगठन का लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधित चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। तो ये लाल सूची रेड डाटा बुक जारी करता है भाई, और जो सूची 1969 से जारी होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपने देखा होगा इसकी जो स्थापना होती है वो 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो लोकेशन है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका कार्यालय है, ठीक है ना। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे प्राणियों जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्रकृति संस्थान संघ
के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों को, प्राणियों को किस तरीके से प्रभावित किया गया है और किस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब लाल सूची देख लेते हैं सबसे पहले। भाई लाल सूची में जो 8 मुख्य पॉइंट बनते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा लास्ट में कहेंगे इसको, वैसे देखा जाए तो ये होता है भाई विलुप्त, एक्सटिंक्ट, जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, ठीक है ना। तो इसको सबसे अंत में रखेंगे, तो EX हो गया ना, विलुप्त है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट है। फिर है एक्सटिंक्ट इन विल्ड, EW बन गया, तो EW बन गया। जाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या किसी कृत्रिम निवास स्थान पर जीवित है, तो ये एक्सटिंक्ट इन विल्ड हो गया। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, CR बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, CR, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, घोर संकटग्रस्त। और संकट तो है ही है, घोर संकट है उनके ऊपर। जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, भाई वनों से खत्म होने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, EN आता है, ठीक है ना, एंडेंजर्ड आएगा, संकटग्रस्त, जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ठीक है, ये भी यही पॉइंट हो गया। फिर है वुल्नेरेबल, VU, वुल्नेरेबल आ जाएगा भाई, असुरक्षित हैं जो, जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, संकटग्रस्त हो जाएंगे अगर अभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो मुख्यतः सरकार किसकी तरफ ध्यान देती है, जो वुल्नरेबल जाति होती हैं, असुरक्षित होती हैं, उनको और ध्यान केंद्रित करके उनको बचाने की कोशिश करती है। नियर थ्रीटन्ड, जाति जो है निकट, संकट के निकट होती है, जाति की निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है कुछ टाइम के बाद। संकट मुक्त, लास्ट कंसर्न, LC हो गया, लास्ट कंसर्न क्या होगा, जाति को बहुत कम खतरा है, बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति होती है भाई, ठीक है। और फिर है DD, डाटा डेफिशिएंट, DD आता है, आंकड़ों का अभाव है, जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब वो जीव जंतु जिनकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ गया होगा, IUCN लाल सूची जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, और इसमें पॉइंट कितने हैं, 8 हैं, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है। जो एक्सटिंक्ट है, बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, डाटा डेफिशिएंट है, तो ये क्रम में भी पूछ सकता है कई बार, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हो तो इस सीक्वेंस में पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, यहाँ से ये नोट कर लेंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखना है आपने भाई, वो जिनकी कोई परवाह नहीं करनी है, बहुत मात्रा में है, फिर वो थोड़े कम हैं, फिर कम होते 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 क्या हो गया, लुप्त ही हो गया। इसके बाद बात करते हैं सामान्य जाति कौन सी होती है, नॉर्मल स्पेसीज कौन सी होती हैं। वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, मतलब वे जीव जंतु जिनका कोई खतरा ही नहीं है अभी, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ठीक है ना, घोड़ा, सांप, तो उल्लू, इनकी अभी क्या है, संख्या बहुत है। फिर आते हैं दुर्लभ जाति कौन सी होती हैं, रेयर स्पेसीज कौन सी होती हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जा सकती हैं, मतलब रेयर स्पेसीज हैं, ये वुल्नरेबल बन सकती हैं, वुल्नरेबल कैटेगरी में आ सकती हैं। तो देखते हैं कौन कौन है, जैसे यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल आपका ब्राउन बियर है, ठीक है, फिर हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, फिर विल्ड एशियाटिक बुफेलो हो गया, और उसके बाद डिजर्ट फोक्स हो गया, और उसके बाद फिर हॉर्नबिल हो गया। तो ये जनजातियां हैं जो क्या है, रेयर स्पेसीज हैं। लास्ट में अभ्यास के क्वेश्चन में आएगा, पूछेगा रेयर स्पेसीज कौन कौन सी हैं, तो ये याद रहेगा आपको। फिर उसके बाद आता है वुल्नरेबल, वुल्नरेबल वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे नीली भेड़ है, ठीक है ना, एशियाई हाथी है, उसके बाद गंगा नदी की डॉल्फिन है, ये प्रमुख 3 जातियां देखिए आपने जो सुभेद वुल्नरेबल हैं, ठीक है ना। तो कई बार ये डॉल्फिन को पूछ भी लेता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है ना डॉल्फिन, तो डॉल्फिन क्या कौन सी कैटेगरी में आता है, वुल्नरेबल में है, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिर संकटग्रस्त, जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। संकटग्रस्त में वे जातियां हैं जिनकी लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, ठीक है ना, ब्लैक बक, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा हो गया, फिर गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ जो लायन टेल्ड मकाऊ है, ठीक है,
और फिर संघाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियां उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में देख सकते हैं जो कौन सी है एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं वो देख सकते हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, जैसे बंगाल टाइगर हो गया। फिर उसके बाद है स्थानिक जातियाँ। एंडेमिक स्पेसीज कौन सी होती हैं, स्थानिक बिल्कुल जो और भी लुप्त होने वाली हैं या किसी स्पेस पे मिलती हैं। देखते हैं प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ होती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है। जैसे अंडमानी टील है, ठीक है ना, अंडमानी टील हो गया। निकोबारी कबूतर है, निकोबार का कबूतर हो गया। अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। मिथुन का मतलब ये गाय ही है एक प्रकार से, लेकिन वो गाय अलग है हमारी गाय से, तो है ना। तो ये इसको एक नाम से और जानते हैं मिथुन को, गयाल, मिथुन या गयाल, जिसको बोस फ्रोंटेलिस कहा जाता है, एक पशु है जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। तो एक पॉइंट और नोट कर दिया गया आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है ये देख सकते हैं आप, मिथुन। अब जब तक पिक्चर ना आती आपके सामने पता नहीं मिथुन क्या समझते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए कंटेंट जो बनाया गया बड़े कंसेप्ट को लेके बनाया गया है, बड़ा आसान बनाया गया है। आज तक आपने क्या, मैंने ही नहीं देखा है ऐसा कंटेंट, तो इसीलिए मैंने ये कंटेंट और अच्छे से, ताकि आसान से आसान कंटेंट आपके लिए तैयार करके दिया जाए, ताकि बच्चे को लगे यार बिल्कुल एक बार पढ़ने से ही एनसीईआरटी आ जाए। जब भी हम बात करते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी सुनने के आते हैं, जिससे भी देखते हैं एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन पढ़ें किस तरीके से, एग्जाम किस तरीके से पास होगा, तो ये मेहनत करनी जरूरी है। वैसे तो हर स्टूडेंट को ये मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब आपके लिए, आप आज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आप देख रहे हैं आपके कंटेंट तैयार करने वाले भी बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो अब बस आपको चुनना है कि कंटेंट बढ़िया कौन सा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लुप्त जातियां। वे जातियां जो इनके रहने के आवास में खोज करने में अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता है, ठीक है ना, और गुलाबी सिर वाली बत्तख है। तो ये क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एशियाई चीता कहाँ चला गया भाई। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी था ये, ठीक है ना। चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है ना। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान क्या करते हैं, चीते को बताते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका एशिया से दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 से ही लुप्त घोषित कर दी गई थी, ठीक है ना, कब से, 1952 से। बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ, टाइगर बोलते हैं अंग्रेजी में, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ से बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या जो है 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। सोचने की बात है भाई, देखो कितना, 55,000 से कितनी रह गई, 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि, बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हो सकते हैं भी, है ना। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई क्षेत्रों में परंपरागत औषधि में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, कौन से देश, भारत और नेपाल, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 से होती है। अब देखो भाई, जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 आया, और उसके एक ही साल के अंदर 1973 में क्या आया, तो एक क्वेश्चन बन गया आपका, जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है, 1973 में होती है, और सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन था, टाइगर प्रोजेक्ट था, ठीक है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट जो हेले नाम से जाना जाता था, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी है जो, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। तो ये नोट कर लिए होंगे आपने, ठीक है ना। तो बाघ
परियोजना क्या थी आपकी, वो नोट कर ले। फिर बात करते हैं लुप्त होते वन, कि भाई वन भी लुप्त हो गए हैं। यहाँ पर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं भारत में कितने प्रतिशत इलाके में कहाँ वन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं जहाँ ज़्यादा ग्रीन मात्रा में है, डार्क नज़र आ रहा है, वहाँ वन ज़्यादा मात्रा में। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित करने वाली बात है, ठीक है ना। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। और संघनन जो 12% है, खुला जो है 9% है, और मैंग्रोव है 0.14% है, और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार था ये। और अभी 2019 की रिपोर्ट दिखाई थी आपको, ठीक है ना, उसमें 24 पॉइंट नहीं है, कितना है, 21 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों में प्रबंध भागीदारी वृक्षारोपण में हुई है, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, एनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के पेड़ पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। आपने देखो जैसे सफेदे का पेड़ है ना, व्यापारिक दृष्टि से तो आसान है, काटना आसान है, उससे उस संसाधन से अनेक तरह के संसाधन बनाना आसान है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने वृक्षारोपण एक ही प्रकार की जाति के वृक्षों का कर दिया है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वनों क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। सागवान की लकड़ी प्राप्त करने के लिए हमने दक्षिणी भारत के अन्य वनों को क्या कर दिया, बर्बाद। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक, रेडोड्रेन वनों का क्या कर दिया हमने, नुकसान कर दिया। हिमालय में कौन लगा दिया हमने, जो है चीड़ का पेड़ लगा दिया है। इस वजह से क्या हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय यव संकट में क्यों आ गया। भाई हिमालय यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वन है, ठीक है ना, चीड़ की प्रकार का है, एक औषधि पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कौन सा रसायन, टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाइयां विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि हैं भाई, ठीक है ना। अब सोच के देखो, अगर ये पौधा लुप्त ना हो तो हम कितना पैसा कमा लेते। तो वन हमारे लिए संसाधन के रूप में नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। पिछले एक दशक में हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में योग के हजारों पेड़ सूख गए हैं। तो ये कारण क्या है, कि किसी बाहरी पेड़ का ज्यादा लगाना। वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार जो देखते हैं क्या होते हैं। आरक्षित वन कौन से होते हैं भाई, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक है ना। तो जहां वन और वन्य प्राणी दोनों की बात कर रहा है, वन और वन्य प्राणी होते हैं तो उसको आरक्षित बोलते हैं, रिजर्व्ड बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आता है रक्षित, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलेंगे। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, सिर्फ नष्ट होने से बचाने के लिए रक्षा की जाती है, और 1/3 है, ठीक है। अवगी अवरीगृत बोलते हैं इसको। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होंगे, अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे आपके गांव के अंदर हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आरक्षित होते हैं जहां पर वन और वन्य जीवों का संरक्षण होता है, और रक्षित होते हैं जिनकी सुरक्षा नष्ट होने से वनों को बचाया जाता है, और अवर्गीकृत होते हैं जो आपके एरिया में हो गया, ठीक है। तो तीनों प्रकार से समझ में आए कि नहीं आए। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि का प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले जान चुके हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडायवर्सिटी पार्क जो बनाए गए हैं वो कौन से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए हैं, ठीक है ना। और फिर इसको अमेंडमेंट किया गया 2006
के अंदर। और फिर बात आती है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत वनों को सुरक्षित रखा गया। यहाँ याद रखना बड़ा आसान है, देखो 1972 1927, पहले हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखेंगे क्योंकि वो जीव जंतुओं का आवास है, फिर उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित रखेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले वनों को बचाया 1927 में, फिर 7 को आगे कर दो, 2 को पीछे, 1972 में क्या किया, जीव जंतुओं को बचाया। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये फिर वनों को हमने फिर बाद में संशोधित किया और 2003 में फिर इसको अपडेट कर दिया। फिर बात आती है समुदाय और वन संरक्षण क्या है भाई। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। जैसे सरिस्का बाग रिजर्व में क्या हुआ, राजस्थान के गांवों के लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है भाई, उसको बचाए रखना हमने सरिस्का बाग रिजर्व को। फिर टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया भाई, नई नई बीज मत लेके आओ। और नवधान्य ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। तो आप देख रहे हैं जैसे हाइब्रिड बीज आते हैं, उससे क्या हो गया है, हमारी जो प्राचीन बीज कार्यशैली थी वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। जो पुरानी फसलें थी वो लुप्त हो गई हैं, तो उसे बचाए रखना भी जरूरी है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोंदो डाको सेंचुरी घोषित कर दी गई, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ से वन्य जीवों को बचाते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन आप जानते ही होंगे। क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखा कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अब वहाँ पर वनों को काटा जा रहा था, दूसरे तरह के वन लगाए जा रहे थे, तो वो अभी क्या बताया, वहाँ स्थानीय लोगों का भी आवास होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अभ्यास के क्वेश्चन, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। मतलब भाई जो वनस्पति और प्राणी जात घट रहा है उसका कारण क्या है, क्या क्या कारण नहीं है भाई। कृषि प्रसार जो है, कृषि हम करते हैं भाई, जंगलों को काट लेते हैं खेती बाड़ी के लिए, ये भी क्या होता है भाई, ह्रास करता है। वरित क्षेत्रीय विकास परियोजना, बहुत सारी विकास परियोजना आती हैं, डैम बनाते हैं, जंगलों को काट देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी है। फिर इसके बाद तीव्र औद्योगिकरण शहरीकरण, भाई शहरीकरण होता है, शहर बढ़ता है, जंगलों को काट दिया जाता है, उद्योग लगते हैं, जंगलों को काट देते हैं, ये भी है भाई। फिर कौन सा नहीं है, पशु चारण और ईंधन की लकड़ी, क्योंकि ये नाम मात्र का प्रभाव डालते हैं भाई, जैसे पशु चरते हैं जंगल के अंदर, इतना प्रभाव नहीं डालते। ठीक है। फिर उसके बाद है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। संयुक्त वन प्रबंध, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, भाई ये भी समूह के अंदर है, ये भी समूह के अंदर बनाए गए हैं, ये भी समूह के अंदर है। वन्य जीव पशु विहार जो परिसीमन है वो समूह तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, मिलान करते हैं कौन कौन सी जनजाति। अब काला हिरण, जो काला हिरण देखते हैं, ये क्या है, एक संकटग्रस्त है भाई, पीछे देख चुके हैं आप वीडियो में। फिर एशियाई हाथी है भाई, एशियाई हाथी क्या है, सुभेद है, वुल्नरेबल है। फिर अंडमान जंगली सूअर क्या है भाई, स्थानिक है। ठीक है। और फिर हिमालयन भूरा भालू पिक्चर में दिखाया भी था आपको, क्या है, दुर्लभ है। और उसके बाद क्या है, गुलाबी सिर वाली बत्तख क्या है भाई, वो लुप्त है, एक्सटिंक्ट है। तो ये आपने देखा, मैच किया इसको। फिर बात करते हैं आरक्षित वन, ये पेपर में आता रहता है भाई। आरक्षित वन क्या बताया था, आरक्षित वन वो होते हैं जो वन और वन्य जीव संसाधन का संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। ठीक है। और रक्षित वन वो हैं जो वन भूमि जो अधिक अक्षण से बचाई जाती है, और अवगीकृत वो होते हैं जो सरकार, व्यक्तियों के, निजी और समुदाय के अधीन होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।